Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today, the date is 15 January, so let's get started. And before starting, let me tell you yesterday I have uploaded a video on India Maldives relationship. ठीक है, उसमें मैंने सारी बातें आपके साथ की हैं, प्रेजेंट जो चैलेंजेस हैं वो भी, इवोल्यूशन कैसे हुआ है रिलेशनशिप का और एक दूसरे को जरूरत क्या है, ठीक है, रिलेशन अच्छे बनाए रखने की और इंडिया को क्या फर्दर अप्रोच लेके चलना है। उसी तरीके से मैंने आपके साथ एक वीडियो और शेयर करा है, विलेजेस एज द न्यू ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, राइट। तो उसमें पूरा एक होलिस्टिक पिक्चर दिया मैंने आपको कि हमें क्या क्या करने की जरूरत है अपने रूरल एरियाज को हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए। क्योंकि 70% पॉपुलेशन जहां रहती हो, अगर वहां की परचेसिंग पावर आप बढ़ा दो तो आप सोचिए कि इंडिया का मार्केट कितना स्ट्रांग होगा, राइट। कितना बूस्ट मिलेगा हमारी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को, राइट। तो ये दोनों लेक्चर आप वहां से देख सकते हैं। मॉडल्स मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है, तो एक ही जगह पर आपको सारी चीजें कंसोलिडेट होकर मिल गई हैं, राइट। ये हमारी डेली ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती है यहाँ पर, जहाँ पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और अदर दैन जो भी न्यूज़पेपर है उनकी जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको थोड़ा होलिस्टिकली डिस्कस करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, जब आप अपना मेंस दोगे 24 में या 25 में, 8-18 महीने का टाइम है आपके पास, जब आप वो मेंस आएगा ना तब तक आप रियलाइज करोगे कि आपका जो सोचने का तरीका है चीज़ों को, ओके, क्वेश्चन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है, डेली प्रैक्टिस करते करते आप इतना अच्छा डेवलप कर जाओगे दैट यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन ये कुछ महीनों में नहीं हुई है। डेली का जो डिसिप्लिन था, जो कंसिस्टेंसी था, आज वो मुझे रिजल्ट दे रही है, दैट आई एम वे अहेड ऑफ दोज पीपल हु आर राइटिंग मेंस अलोंग विद मी। ओके। और ब्रेनस्टॉर्मिंग और एक आप कह सकते हो एक टेस्ट काइंड ऑफ चीज में फर्क ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको सिर्फ पॉइंट सोचने सिखाया जाता है। अभी आंसर की फॉर्मेट की बात हम नहीं कर रहे हैं। पहले आपके पास कंटेंट होना जरूरी है, फॉर्मेट वो बात की बात है। ओके। लेकिन पहले आपका ब्रेन उस तरीके से ट्रेन होना जरूरी है कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन डेली फॉलो करना है। मेंस 450 प्लस ये मैं कभी ओपन शेयर कर देता हूँ यूट्यूब पे सभी के लिए, कई बार वो प्राइवेट वीडियो में रहता है सब्सक्राइब स्टूडेंट्स के लिए। ओके। इसके अलावा प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज चल रही है। इसके मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्यों प्रीलिम्स टफ होता जा रहा है। जैसे ये देखिए, ये एक न्यूज आर्टिकल था फ्रॉम द हिंदू इटसेल्फ, बट वो आर्टिकल मेरे काम का नहीं था। लेकिन इस आर्टिकल के बीच में, बिटवीन द लाइन्स, जो यूपीएससी पिछले 2 साल से आपको दिखा रहा है कि मैं बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन उठाता हूँ, उसी में एक टर्म था, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स। ओके। दीज आर डेंस मोस्टली galactolipid protein containing layers in which photosynthesis occur in photosynthetic organism, राइट। तो ये जो बीच के टर्म्स होते हैं ना, बिटवीन द लाइन से, इस तरह के टर्म्स उठाए जाते हैं। जैसे डीएनए का एक क्वेश्चन उठाया था 2023 में, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको अपना प्राइवेट चैनल दिखा देता हूँ, जहां पर ये सिर्फ मैंने टॉपिक शेयर नहीं किया आपके साथ, बल्कि उस पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है ताकि आप उसको टैकल कर पाए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो डू ज्वाइन दी एटलीस्ट टेलीग्राम चैनल, ओपन चैनल को तो जरूर ज्वाइन कीजिए, और ये प्राइवेट चैनल है जो कि पेड ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको थाइलेकॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज बताई है ताकि आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए टैकल कर सको। उसी से रिलेटेड ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट की बात की हमने, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए ताकि अगर यूपीएससी कई बार आपसे उम्मीद करता है कि जो टर्म न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स में आ गया है, उस टर्म का आपको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद से उस पर रिसर्च करने की जरूरत होती है। ओके, यही यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है पिछले कुछ प्रीलिम से। ओके। तो अभी अभी तक अगर आपने जो पेड कोर्स है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ओके, यू स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम, देयर आर 100 odd days टू योर एग्जाम। डोंट डिपेंड टू मच ऑन दीज मैगजीन्स। ओके, ये जो कोचिंग की मैगजीन्स होती है, मंथली मैगजीन, क्योंकि पिछले 2-3 प्रीलिम से यूपीएससी ने साफ दिखाया है कि इससे कुछ नहीं आ रहा है। ऑलराइट, आपको अपनी प्रिपरेशन खुद से करनी होगी, किसी कोचिंग के मटेरियल पर रिलाई नहीं कर सकते, वो हेल्प नहीं करेगा। एंड एक और बेकार चीज जो हुई है, अगर एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, तो पेपर है 100 क्वेश्चन का, बट एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-3, 4-4 स्टेटमेंट है। पहले तो फिर भी एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी होती थी, लेकिन अब उसने ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं कि ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट डजेंट मैटर, ओनली वन स्टेटमेंट आउट ऑफ 3-4 जितनी भी स्टेटमेंट देता है, ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, या ऑल करेक्ट या नन करेक्ट, ठीक है। तो इन लोगों ने एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी ही खत्म कर दी है। तो आप कह सकते हो कि ये 100 क्वेश्चन का पेपर अब 250 क्वेश्चन के बराबर फील होता है आपको, बिकॉज यू नीड टू नो एवरीथिंग। जैसे मैच द फॉलोइंग में 3 पोर्ट्स के नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है, और फिर कंट्री के नाम दे दिए जाते हैं, एंड यू नीड टू मैच।
और अब ये मैच कोई ऐसा नहीं करना जो पहले की तरीके से आता था कि 1 and 3 करेक्ट या 2 and 4 करेक्ट, तो उसमें फिर भी हम लोग को एक एलिमिनेट करने का मौका मिलता था। बट अब सीधे ही आता है कि कितने पेयर करेक्ट है, एक पेयर करेक्ट है, दो करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, सारे, तो आपको तीनों ही पता होना चाहिए, तब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज द ओवरव्यू। इसलिए आपको अब प्रीलिम्स के लिए जरूरत है एक्सटेंसिव स्टडी करने की। ओके, एक्सटेंसिव वे में, ज़्यादा सुपरफिशियल भी नहीं जा सकते और ज़्यादा नैरो भी नहीं रख सकते अपनी प्रिपरेशन। तो जो भी आप अगर गलती कर रहे हो कोचिंग की मंथली मैगजीन्स या कोई रेडीमेड करंट अफेयर मैगजीन पर रिलाई करके, तो वो आपको लेटर ऑन हॉन्ट करेगा। ओके, सो टेक द न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरियसली। इसीलिए मैं इतना टाइम स्पेंड करके दोनों न्यूज़पेपर कवर कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस के सोर्सेज ट्रेस किए थे हमने। ठीक है, पहले मैं आपको वो सब बता चुका हूँ विद प्रूफ। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग मालदीव्स का रिलेशन फिर से। तो यहाँ पर इसने जो डेडलाइन दी थी 15 मार्च की, कि इंडिया अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर ले। ठीक है, तो कल मैं इस मेंस के लेक्चर में सबकी बातें कर चुका हूँ। Maldivian president asked India to withdraw its troops from the island nation by March 15. Okay, Indian military personnel will no longer be permitted to reside in the Maldives. ठीक है, मैंने आपको 6-7 पॉइंट्स दिए थे कल जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं, तो मैं उनको दोबारा डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेंस वाला वीडियो देख लीजिएगा। नाउ यहाँ पे कोशिश तो इंडिया कर रहा है टू कंटिन्यू ऑपरेशन ऑफ इंडियन एविएशन प्लेटफॉर्म्स दैट प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिकल सर्विसेज टू पीपल ऑफ मालदीव्स। ठीक है, इंडिया चाहता है कि एक वर्केबल सॉल्यूशन बना लें, बट कहीं ना कहीं मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है वो बहुत एडमेंट है कि नो, हमें इंडिया चाहिए ही नहीं अपनी सॉइल पर। तो ठीक है, लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इसराइल। अब देखिए यहाँ पर ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये लोगों को जो इसराइल में जाना चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पर, ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई जॉब के लिए जाना चाहता है जैसे नर्स बन के, ठीक है, या ओवरऑल केयर टेकर की जॉब के लिए जा रहा है, तब यहाँ पे जरा एक बार गवर्नमेंट की हरकत देखें। दी ऑफिशियल्स इन एटलीस्ट 2 स्टेट्स यूपी एंड हरियाणा, दे प्रिपेयर टू स्क्रीन थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर जॉब्स इन इसराइल। ठीक है, तो ये ऑफिशियली काम किया जा रहा है, बट यूनियन गवर्नमेंट इज बाईपासिंग द प्रोटेक्शंस इट ऑफर्स फॉर वर्कर्स गोइंग टू कन्फ्लिक्ट जोन अब्रॉड। गवर्नमेंट आपको भेज तो रही है स्क्रीन करके कि इसराइल में आपको जॉब करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपकी कोई गारंटी नहीं ले रही है आपकी प्रोटेक्शन की। These workers will not even be required to register themselves on the e-migrate ई-माइग्रेट पोर्टल रन बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। अब देखिए आपको रजिस्टर तक नहीं किया जा रहा है इस पोर्टल पे, तो कल को अगर आप कन्फ्लिक्ट जोन में मिसिंग हो जाओ, ठीक है, तो आपकी फैमिली से क्लेम भी नहीं कर सकती कि हमारे लोग वहां हैं, हमारे लोगों को ढूंढिए, बिकॉज आपको रजिस्टर ही नहीं कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को फिर अपने सिटीजन को वहां भेजना ही नहीं चाहिए। अगर जाना भी चाह रहे हैं तो भी मना कर देना चाहिए कि अभी इस डेंजर में मत जाइए, हम आपको प्रोटेक्शन ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, आप तो उनका रजिस्ट्रेशन अवॉइड कर रहे हो पोर्टल पे, ताकि कल को आप पे बात ना आए कि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया और इतने लोगों की जान खतरे में आ गई। The agencies have disclaimed responsibility for their welfare and society. So this is very shameful thing कि एक स्टेट का काम होता है अपने पब्लिक के वेलफेयर का, ठीक है, उनकी जान माल की सुरक्षा करना, बट यहाँ तो गवर्नमेंट जानबूझकर उस चीज को अवॉइड कर रही है। उनसे फैसिलिटेशन फी मांगी जा रही है 10,000 रुपए, ठीक है, बाय स्किल नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दे विल नॉट रिसीव एनी इंश्योरेंस और इवन द मेडिकल कवरेज और जॉब गारंटी। कुछ भी नहीं दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, फिर फैसिलिटेशन फी किस बात की। नाउ नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल इश्यूड ए डिटेल डॉक्यूमेंट कॉलिंग फॉर वर्कर्स। ओके, तो यहाँ पर जो एक्टिविस्ट वगैरह हैं उन्होंने कोर्ट में गए हैं कि देखिए गवर्नमेंट की हरकत को, ठीक है, काफी इनह्यूमन चीज कर रही है गवर्नमेंट। या तो आप भेजिए ही मत, मना कर दीजिए कि अभी बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा इंडियंस को वहां जाना। आप भेज भी रहे हो, उसके बाद भी आप उनको प्रोटेक्शन ऑफर नहीं कर रहे हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, उनको रजिस्टर भी नहीं कर रहे हो। ओके, तो चलिए ये छोटी सी न्यूज़ थी, बस एक एग्जांपल है, थोड़ा सा आप कह सकते हो अनएथिकल बिहेवियर का। ऑलराइट, आगे चलते हैं। एक सेकंड, कुछ मिस हुआ। ये यहाँ पर विमेन कमांडोज को यूज किया जा रहा है माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड में। अगेन आप मीन्स 450 प्लस की लिस्ट को अगर सर्च करेंगे तो वहां पर मैंने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर पूरा इन डेप्थ वीडियो बनाया हुआ है। ओके, तो आप वहां से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, हॉलिस्टिक कवरेज एकदम। ओके, यहाँ पर स्पीकर जो महाराष्ट्र के स्पीकर का था, देखिए हुआ क्या कि शिवसेना दो फैक्शन में डिवाइड हो गई। ठीक है, एक था शिंदे ग्रुप, दूसरा था उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप। ठीक है, तो ये चले गए करीब करीब 37 एमएलए को अपने साथ लेकर।
ठीक है। और ये चले गए रह गए ऑलमोस्ट करीब करीब 16 एमएलए के साथ। ठीक है, ये रह गए। अब दोनों में बात ये हुई, ठीक उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे वाला जो फैक्शन था, इसने एक वेब ऑफिसर अपना बनाया। ठीक है, तो शिंदे ग्रुप ने भी अपना एक वेब ऑफिसर बना दिया। ठीक है, यानी कि जिसने वेब जारी करेगा कि आइए सब लोग मीटिंग में, और अगर आप नहीं आते हो तो फिर ये माना जाता है कि आपने वेब को अपोज किया, यानी कि आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। ठीक है, फिर दोनों ने इनके जो विप के ऑफिसर थे, इनकी बात शिंदे ग्रुप ने नहीं मानी, इनके जो विप के ऑफिसर थे उसकी बात उद्धव ठाकरे ग्रुप ने नहीं मानी, और फिर दोनों ने एक दूसरे पे क्लेम कर दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन का केस लगना चाहिए दोनों पे। ओके, अब बात यह है कि किसकी विप ऑफिसर को रियल माने, और दोनों फैक्शन में से किसको माना जाए कि ये रियल शिवसेना आप हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मेन। इलेक्शन कमीशन के पास जब मैटर पहुंचा तो उसने कह दिया कि ये जो शिंदे ग्रुप है, दिस वॉज द रियल शिवसेना, राइट। तो अब यहां पर ये जो आर्टिकल लिखा है फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो पहली बात इन्होंने ये कही है कि देखिए स्पीकर के पास तो ये अथॉरिटी नहीं है डिटरमिन करने की, वो सिर्फ क्वेश्चन टैकल कर सकता था डिस्क्वालिफिकेशन करना है या नहीं करना है। आप कोई नहीं होते ये डिक्लेयर करने वाले कि शिंदे ग्रुप इज द रियल शिवसेना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने किया वो उसके डोमेन में आता है, बट स्पीकर के डोमेन में ये चीज नहीं आती है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। नाउ, वेदर ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैज वॉलंटरली गिवन अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी इज टू बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिन यही करना था कि शिंदे ग्रुप अपने जब एमएलए के साथ मीटिंग में नहीं आए, तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने वॉलंटरली अपनी जो मेंबरशिप थी वो गिव अप कर दी थी पार्टी की। और अगर ऐसा है कि वॉलंटरली उन्होंने गिव अप कर दी थी अपनी पार्टी की मेंबरशिप, तो फिर अंडर द 10th शेड्यूल आप पे डिस्क्वालिफिकेशन लागू होता है, क्योंकि उसमें लिखा है प्रॉपर कि अगर आप जिस पार्टी से जीत कर आए आपने उसकी मेंबरशिप गिव अप कर दी है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिटरमिन करना जरूरी था क्या इन्होंने वॉलंटरी मेंबरशिप गिव अप कर दी थी या नहीं की थी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अब देखिए पैराग्राफ 21A जो 10th शेड्यूल है उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को एग्जामिन किया इन राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य केस 2007। अब इस केस के कंटेक्स्ट में पढ़िएगा। ठीक है, इन द लाइट ऑफ दिस केस आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इन मेंबर्स ने वॉलेंटरली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर दी थी, ये माना जाए या नहीं माना जाए। ठीक है, तो अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़िए। Court had said that when a member or a group of members of ruling party joins hand with the opposition party and meet the governor along with the member of opposition and try to form a alternative government, ठीक है, यानी कि शिंदे ग्रुप शिवसेना से अलग हुआ, ठीक है, या बिना अलग हुए भी अपने एमएलए का ग्रुप लेके गया, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और कहा कि हम एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक ये बात हुई। सो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो दे कैन बी सेड टू हैव वॉलंटरली गिवन अप द मेंबरशिप ऑफ देयर ओरिजिनल पार्टी। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ये माना जाएगा कि इस ग्रुप ने अपनी जो ओरिजिनल पार्टी थी, यानी कि जिससे इलेक्शन जीत के आए थे, उसकी मेंबरशिप गिव अप कर दी है, ये माना जाएगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़ के, ये श्योरली आप कह सकते हो कि हाँ ये लोग अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाने चले गए थे बीजेपी के साथ हाथ मिला के गवर्नर के पास, तो ये माना जाएगा कि इन्होंने शिवसेना से अपनी मेंबरशिप गिव अप कर दी थी। ओके, सुप्रीम कोर्ट की इस पॉइंट को देखते हुए। ऑलराइट, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ और कहा, स्पीकर ने भी कुछ और कहा कि नहीं नहीं रियल शिवसेना शिंदे ग्रुप ही है। ठीक है, तो यहां पर इनका कहना है कि दिस इज ए डीपली फ्लॉड जजमेंट। ओके, अब देखिए 10 शेड्यूल के रिस्पेक्ट में दो एक्सेप्शन हुआ करते थे। ठीक है, पहला, दो ऐसे एक्सेप्शन कि अगर ये सिचुएशन बनी है तो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। पहला था कि स्प्लिट हो जाए पार्टी में, कि 1/3 मेंबर ब्रेक कर जाए विद दैट पार्टी। ठीक है, और सेकंड केस बनता था कि पार्टी मर्ज कर जाए विद अनदर पार्टी विद नॉट लेस देन 2/3 ऑफ देम एग्री टू द मर्जर। ठीक है, अब देखिए आप ये कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे अपन स्प्लिट मान लेते हैं कि शिंदे ग्रुप अपने 1/3 एमएलए, बल्कि 1/3 से ज्यादा ही ले गए। ठीक है, तो इतने एमएलए को लेके चले गए तो स्प्लिट मान लें। बट बात ये है कि ये जो प्रोविजन है 1/3 वाला एक्सेप्शन, इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से डिलीट किया जा चुका था। ओके, अगर इसको डिलीट नहीं किया होता 91st अमेंडमेंट से तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये स्प्लिट मान लिया जाता, लेकिन स्प्लिट अब एक्सेप्शन है ही नहीं। ठीक है, आपने अगर स्प्लिट भी की है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, अब सिर्फ एक ही प्रोविजन रह गया एक्सेप्शन का, दैट ए मर्जर प्रोविजन। यही प्रोटेक्ट कर सकता है डिफेक्टर्स को, बट यहाँ पे मर्ज जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। शिवसेना फैक्शन अगर हम
शिंदे वाला अलग भी मान लें तो भी वो फैक्शन मर्ज थोड़ी हुआ है बीजेपी में, राइट। उसी तरीके से सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर 23 ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट स्प्लिट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बट अब 91st अमेंडमेंट ने रिपील कर दिया स्प्लिट को, तो फिर आपको बचाया नहीं जा सकता, मतलब आपकी जो मेंबरशिप है वो सेव नहीं की जा सकती। ओके, नाउ ए स्प्लिट इन द पार्टी इज नो लॉन्गर एग्जेम्प्ट एंड लेजिस्लेचर शुड बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, बट स्पीकर जो थे महाराष्ट्र के वो टोटली इसके अगेंस्ट चले गए, टोटली अपोजिट। ओके, ना तो उन्होंने स्प्लिट को माना, ना उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, और किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया। दोनों फैक्शन में से दोनों फैक्शन क्लेम कर रहे हैं हम रियल शिवसेना है, इन लोगों ने मेंबरशिप गिव अप की, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पर दोनों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया स्पीकर ने, राइट। तो टोटली फ्लॉड जजमेंट दिया है स्पीकर ने यहाँ पर। Now, it must be made clear that the question as to which faction is the real party cannot be decided by the speaker, as the 10th schedule does not require him to decide this. This question can be decided only by election commission. वो भी उसका एक सिंबल ऑर्डर चलता है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, पार्टी के सिंबल्स से रिलेटेड एक ऑर्डर है उसके अंडर में। The only question that is required to be decided by the speaker is which party the legislature defected from. ओके, तो ये जो लेजिस्लेचर थे इन लोगों ने डिफेक्ट किया शिवसेना से। शिवसेना ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाद में डिवाइड हो गई शिवसेना शिंदे ग्रुप, ओके, और शिवसेना ठाकरे ग्रुप, ठीक है, बाद में डिवाइड हो गई, दैट इज डिफरेंट। बट डिफेक्शन कहां से हुआ? डिफेक्शन इस शिवसेना से हुआ ना, बस ये डिसाइड कर सकता था स्पीकर। Judiciary's clear enunciation of the law. Speaker's declaration that the appointments of the chief whip, ठीक है, ये जो चीजें हुई थी, whip ऑफिसर अपॉइंट किया था, and the legislature party leader by the शिंदे ग्रुप is valid, ठीक है। स्पीकर ने ये जो कहा ना कि शिंदे ग्रुप, देखिए एक है शिंदे ग्रुप, एक है उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप, तो शिंदे ग्रुप के पास तो अथॉरिटी थी ही नहीं कि वो whip ऑफिसर को अपॉइंट कर सके। ओके, तो यहाँ पर स्पीकर ने कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ व्हिप and the legislature party leader by the Shinde group is valid, and this runs counter to the Supreme Court finding that the decision to recognize Mr. Shinde as a leader and भारत गोगावले, जिसको इन्होंने चीफ ये जो व्हिप ऑफिसर अपॉइंट किया था ना शिंदे ने, उसका नाम है भारत गोगावले, ओके, एज चीफ व्हिप इज इलीगल, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर अपनी जजमेंट में कह दिया था कि शिंदे मिस्टर शिंदे को लीडर मानना पार्टी का, ठीक है, इनको लीडर मानना और इनके पास ये अथॉरिटी होना कि ये व्हिप ऑफिसर अपॉइंट कर सके, ये दोनों क्वेश्चन इलीगल बोल दिए थे कोर्ट ने, बट स्पीकर ने ये दोनों वैलिड मान लिए, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि स्पीकर का जो जजमेंट है ना वो टोटली काउंटर कर गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसके जस्ट अगेंस्ट चला गया। इसलिए जो बाला साहेब ठाकरे वाला ग्रुप है, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला, ठीक है, वो अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है इसके अगेंस्ट, और जाना भी चाहिए। Court also held that the decision of Deputy Speaker to recognize Ajay Chaudhary as the chief whip is valid, ठीक है। ये जो ठाकरे ग्रुप था ना, इन्होंने अपना जो whip ऑफिसर अपॉइंट किया था वो थे मिस्टर चौधरी, ठीक है। तो कोर्ट ने भी यही कहा कि हाँ ये वैलिड थे, ठीक है, ये कोई नहीं होते मिस्टर गोगावले कि इनको whip ऑफिसर माना जाए। Now, it has also made it absolutely clear that when the conduct prohibited under the 10th schedule is committed, there is only one political party, namely the original Shiv Sena, ठीक है। तो आप दोनों ग्रुप में से किसी को भी डिस्क्वालीफाई कीजिए, बट किसी को तो कीजिए, ओके। ओरिजिनल शिवसेना से कोई तो डिफेक्ट कर गया ना दोनों में से। सुभाष देसाई जजमेंट जो भी हमने पीछे देखा मेक्स इट क्लियर दैट शिवसेना लेड बाय उद्धव ठाकरे इज द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। ये जो हमने ऊपर देखा ये सुभाष देसाई वाला केस, उसने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्प्लिट तो हुआ है, ठीक है, और ये जो शिंदे ग्रुप है यही स्प्लिट करके गया है पार्टी से, क्योंकि उस टाइम पर उद्धव ठाकरे ने व्हिप ऑफिसर अपॉइंट करे थे यहाँ पर मिस्टर चौधरी को, और उन्होंने व्हिप जारी की थी कि शिंदे ग्रुप अपने सभी एमएलए के साथ मीटिंग में आए, बट वो नहीं आए, वो बीजेपी से जाके मिले और गवर्नर के पास जाके उन्होंने नई गवर्नमेंट बनाने की बात कर ली, ठीक है। तो व्हिप को वायलेट किसने किया? शिंदे ग्रुप ने। तो डिस्क्वालीफाई कौन को होना चाहिए? शिंदे ग्रुप को, एज पर दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सुभाष देसाई केस। ऑलराइट, नाउ Subhash Desai judgment make it clear that Shiv Sena led by Uddhav Thackeray is the original political party which alone could issue a valid whip to all the members. और जबकि शिंदे ग्रुप कह रहा है कि नहीं, लीडर तो मैं था पार्टी का, हाउस का, तो मैंने जो ऑफिसर अपॉइंट किया ना मिस्टर गोगावले, वो व्हिप ऑफिसर हैं और उनके अगेंस्ट गए हैं उद्धव ठाकरे और उनके 16 एमएलए, तो इनको डिस्क्वालीफाई करो।
ठीक है, सो एवरीथिंग इज फ्लॉड. As regard to question of which faction is the real Shiv Sena, so it can be decided only by Election Commission of India. The speaker has no jurisdiction to decide this. Okay, तो आई होप कि आपको ये पूरा केस अब तक समझ में आया हो. ओके इसको मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में और डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, जैसे ही मुझे आपके साथ पूरा 10 शेड्यूल डिस्कस करना है. बट अभी तक के लिए इतना या समझ गए होंगे आप. ठीक है, शिवसेना थी ओरिजिनल. एक जगह है शिंदे ग्रुप अपने 37 एमएलए के साथ. ठीक है, और दूसरी तरफ है उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप अपने 16 ऐसे ही कुछ है 16 या 14 कुछ एमएलए के साथ. ठीक है, इन्होंने एक विप ऑफिसर अपॉइंट किया था मिस्टर चौधरी. ठीक है, और शिंदे ग्रुप ने भी अपना एक विप ऑफिसर अपॉइंट कर लिया था मिस्टर गोगावले. ठीक है, अब विप ऑफिसर का काम क्या होता है कि मैं जो कह रहा हूं वो पार्टी एमएलए अगर नहीं मानेंगे, आप अगर मेरी विप के अगेंस्ट जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई. ठीक है, अब उस टाइम पे जो डेप्यूटी चेयरमैन थे महाराष्ट्र हाउस के, डेप्यूटी स्पीकर सॉरी, ठीक है, जो स्पीकर थे डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन ही आई थिंक, क्योंकि वहां पर 2 हाउस है ना महाराष्ट्र में, एमएलसी भी है. ठीक है, तो उन्होंने रिकग्नाइज किया कि मिस्टर चौधरी इज द रियल विप ऑफिसर. ओके, और इनको इनवैलिड कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं है. बट शिंदे ग्रुप क्लेम करते रहे कि नहीं नहीं मैं ही लीडर ऑफ द हाउस था, मैं ही लीडर ऑफ द पार्टी हूँ. ठीक है, तो ये पूरी पिक्चर है. ओके, हमें याद रखने हैं मोस्टली 2 केस सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, सुभाष देसाई वर्सेस. ठीक है, इसको आप सिंपल सुभाष देसाई केस के नाम से याद रखिए बस शॉर्ट में. और इसको याद रखिए मिस्टर राजेंद्र सिंह राणा केस. ठीक है, ये दोनों केस के ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा एग्जाम के लिए. चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आर्मी को ये जो ऑब्सेशन है ना कि नंबर ऑफ किलिंग से, ठीक है, ये नंबर्स जो बात की जाती है ये सही नहीं है. क्यों? क्योंकि देखिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एकदम लास्ट टेररिस्ट तक सबको मार दो. क्योंकि ये तो क्या है कि आइडियोलॉजी अगर प्रोपेगेट होती रहेगी तो नए नए लड़के वो रिक्रूट करते रहेंगे और ये ज्वाइन करते रहेंगे, तो इसका कोई अंत नहीं है. ठीक है, तो किलिंग ऑफ नंबर्स से हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए. अभी जैसे पिछले कुछ टाइम में राजौरी पूंछ डिस्ट्रिक्ट में 4 सोल्जर्स वर किल. ठीक है, फिर रिएक्शन में आर्मी ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, कुछ टॉर्चर किया गया. ठीक है, उससे 3 सिविलियंस वर एलिज्ड टू हैव बीन किल्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस. ठीक है, तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ, गुडविल और ज्यादा खराब हो गई. ठीक है, वहाँ के जो लोग थे उनमें आर्मी के अगेंस्ट हेट्रेड और ज़्यादा बढ़ेगी. फिर वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे कि उनको बहका के रिक्रूट किया जा सकता है एज अ टेररिस्ट. राइट, तो फिर इस साइकिल का कोई अंत ही नहीं होगा ऐसे तो. इंसर्जेंसी वॉज एट इट्स पीक इन लेट 90s एंड अर्ली 2000. By 2011-12 the region was on the verge of being declared terror free. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी गवर्नमेंट के आने के बाद कश्मीर में हालात सुधरे हैं. धीरे धीरे वहां पर ऑलमोस्ट टेरर को कम कर दिया गया था बाय 2011-12 ऑल्सो. ओके, नाउ द स्टेट मशीनरी वाज अनेबल टू कंसोलिडेट एंड बिल्ड अप ऑन द गेन्स मेड. तो आपने यहाँ पर ऑलमोस्ट टेरर फ्री होने तक तो आप पहुंच गए थे, बट उसके बाद कहीं ना कहीं स्टेट मशीनरी फेल हो गई कि इस गेन पे बिल्डअप करने पे कि चलिए अब चीज़ों एक दूसरे के साथ इंगेज करके ज़्यादा चीज़ें बेहतर की जाएँ. ओके, और उसके बाद फिर जब ये हमने आर्टिकल 370 हटाया तो सिचुएशन थोड़ी सी और बिगड़ गई. इस वे में नहीं कि वहाँ के लोग चाहते नहीं थे 370 हटे, आधे लोगों ने परवाह भी नहीं की, हटा दो चाहे कुछ कर दो. ठीक है, प्रॉब्लम ये हुई कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने कम कर दिया. ओके, अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई. पहला कि वहाँ पर असेंबली नहीं है काफ़ी टाइम से. ठीक है, तो अपने ग्रीवांस एड्रेस करने के लिए कोई एमएलए नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है. ठीक है, सेकंड थिंग इज कि आपने उनसे स्टेटहुड छीन लिया. ये सीरियसली एक कंसर्न है वहाँ के लोगों का कि हमसे स्टेटहुड छीन लिया गया और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और आधे से ज़्यादा पावर सेंटर ने अपने पास रखी वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ के जो गवर्नर हैं. ठीक है, उनके थ्रू सारी पावर अपने पास रखी है. उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन था, लोकल लेवल पर. ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो 9 जनवरी को उनका भी टर्म एक्सपायर हो गया. तो अब कहाँ रिप्रेजेंटेशन बचा, अपनी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने कहाँ जाओगे, डायरेक्ट गवर्नर के पास तो जा नहीं सकते अगर ऑफिसर्स आपकी नहीं सुन रहे हैं. ठीक, तो ये 3 जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, असेंबली का अभी तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए गए, स्टेटहुड आपका छीन लिया गया, सारी पावर गवर्नर के हाथों में दे दी गई, और लोकल लेवल पर भी जो रिप्रेजेंटेशन था वो भी अब एक्सपायर हो गया. ठीक, दीज 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर. ओके, फिर ये आर्मी का अब जो आया है कि कुछ सिविलियंस को टॉर्चर किया, तो उससे और गुडविल खराब हुई है. देयर इज रीइमर्जेंस ऑफ instability is the misplaced focus of the counter-terrorism approach. In our undue obsession with number of kills as a parameter of successful counter-terror campaign. तो ये एक बहुत ही फ्लॉड ऑब्जर्वेशन है कि देखिए इतने टेररिस्ट किल किए गए हैं पिछले कुछ महीने में, तो इससे हालात ठीक हो गई है. नहीं, उससे हालात ठीक नहीं होंगे. ठीक,
जैसे टेरर रिलेटेड फैटेलिटीज की हम बात करें तो पहले 2000 से ऊपर तक जाती थी हर साल, बट ये ऑलमोस्ट डिक्लाइन होना शुरू हो गई है पोस्ट 2007 विद 134 आ गई हैं अब तो, ठीक है। तो डिक्राइज डिक्रीज तो हुआ है, ठीक है, बट हमें अब जरूरत है पीस बिल्डिंग एफर्ट्स को बढ़ाने की, कंसोलिडेशन करने की एंड कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की, राइट। नेक्स्ट इज, अब ये देखिए यहाँ पर जो भी ऑफिसर वगैरह पोस्ट होते हैं ना उस टाइम, स्पेशली सीनियर ऑफिसर, उनके पास रिस्ट्रिक्शंस क्या हो जाते हैं, उनके हाथ क्यों बन जाते हैं? पहला तो लिमिटेड टेन्योर है, आप हायर रैंक पे पहुंचते हो ऑलमोस्ट 60 के आसपास होते ही हो, ठीक है, 1 या 2 साल आपके पास होता है। प्राइमेसी ऑफ शॉर्ट टर्म गेन, कि अब मुझे ये 1-2 साल के अंदर ही अब रिजल्ट दिखाने हैं, ठीक है, मेरे टेन्योर में ही, कि देखिए मैंने तो इतना बढ़िया काम किया। कॉम्पिटिटिव करियर एडवायरमेंट, अगर यंग भी है तो उसको और ज्यादा आगे प्रमोशन लेने हैं तो वो और अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करता है। एंड फॉल्स सेंस ऑफ ग्लोरी, ठीक है। और वो एक कुछ ऑफिसर्स का ऐसा मानना है कि नहीं नहीं देखिए मैं कितना स्ट्रिक्ट हूं, तो एक ग्लोरिफिकेशन होता है उनका। Okay. Now, there is an avoidable loss of officers and jawans in an operational rush to acquire the kills. अब जब आप सीधे एलिमिनेट करने के लिए जाते हो टेरर्स वगैरह को, तो फिर उसमें हमारे जवानों के साथ भी होती है दुर्घटना। द सिक्योरिटी फोर्स ऑफ द नेशन मस्ट डिफेंड इट्स पीपल एंड देयर डिग्निटी। तो सिविलियंस को इस तरीके से टॉर्चर करना वो सही नहीं था। तो ये बाद में आपने रिलीज तो किया उनको अल्टीमेटली, क्योंकि वो कल्प्रिट थे नहीं, बट जो टॉर्चर हुआ उससे नुकसान बहुत हुआ। People of Jammu Kashmir had not had any assembly representation since 2018, and it will cease to have any electoral representation at the grassroots level as well from January 9. The objective of eliminating the terrorist rather than terrorism, ये नहीं होना चाहिए, हमें टेररिज्म एलिमिनेट करना है ना कि टेररिस्ट। कोई टेररिस्ट एलिमिनेट नहीं कर पाओगे कभी, वो तो रिक्रूट होते रहेंगे न्यू न्यू, अगर कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन है उनके मन में तो। ओके, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है अबाउट द ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब इसमें ये सारे आ जाते हैं, ये जो वीडियो गेम्स वगैरह चल रहे हैं आजकल, पेड बेसिस पे बैटिंग करते हैं एक दूसरे को, हम तुम्हें हरा के दिखाएंगे एंड आई विल विन एवरीथिंग, ठीक है। उसी तरीके से ये फैंटेसी एप्स वगैरह जो हैं। अब याद कीजिए एक महालक्ष्मी ऐप का एक केस आया था, ठीक है। आपका वो एक एक्टर है, डोंट रिमेम्बर हिज नेम यार, एक स्टाइल मूवी आई थी बहुत पहले, बॉडी बिल्डर टाइप लड़का है, ठीक है, उसका भी नाम इसमें जुड़ा, ठीक है, कि ये ऐप ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया गया है इसको, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है इनका। ओके, सिर्फ हमने टैक्स वगैरह लगा दिया है, ठीक है, 28% इन पे। उसके बाद कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनको बैन कर दिया है कि ये एक एडिक्शन बन रहा है बच्चों के लिए, मेंटल मेंटल स्ट्रेस वगैरह, फाइनेंशियल लॉस एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। तो ये सब नीजर नीजर रिएक्शन है, इनसे कुछ ऐसा सॉल्व नहीं होना है। तो अब चलिए इस आर्टिकल पे आते हैं। देखिए, मोनोपलीज, एक्सटर्नैलिटीज एंड इंफॉर्मेशन एसिमेट्रीज नॉट ओनली डिमिनिश द इकोनॉमिक वैल्यू बट ऑल्सो इरोड द सोसाइटल वेलबींग। ओके, इसीलिए इन सबको कंट्रोल करने के लिए ही गवर्नमेंट रेगुलेटरी इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। जैसे मोबाइल फोन, जियो ने 4G लॉन्च करा, उससे पहले आई थिंक 11-12 अलग अलग ब्रांड कॉम्पीट करते थे एक दूसरे से, ठीक है, सबके प्लान भी वैरी करते थे। बट उसके बाद क्या हुआ कि अब बस 2-3 ही प्लेयर रह गए, एक आपका जियो रह गया है, एक आइडिया वोडाफोन मर्ज हो गए आपस में, तो वो कॉम्पीट कर पा रहे हैं जैसे तैसे, तीसरा एयरटेल है, ठीक है, तीन ही कॉम्पिटिटर रह गए। अब तीन ही जब रह गए तो तीनों ने कार्टेलाइजेशन टाइप की चीजें कर रखी, क्योंकि अगर आप इनके ऑफर्स देखेंगे ना, ऑलमोस्ट नियरली सेम है सबके, ठीक है। किसी का 699 है तो किसी का 649 है एंड इस तरह के, ठीक, ऑलमोस्ट सेम प्लान। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ही नहीं बचा, राइट। तो इस तरह की मोनोपोलिस्टिक टाइप की चीजों को रोकना गवर्नमेंट का काम है। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केट की बात करते हैं। ऑलमोस्ट 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं आज इंडिया के पास, ठीक है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस है हमारा आफ्टर चाइना। वी रैंक 8th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल एप्स, ओके, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। ऑलमोस्ट डेली हम लोग करीब 5 घंटे स्पेंड करते हैं मोबाइल फोन पर, एंड 82% ऑफ द यूसेज इज डेडिकेटेड टू मीडिया एंटरटेनमेंट विद सोशल मीडिया मोस्टली, ओके। तो ये एक नए कंसर्न्स जनरेट हुए हैं। सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो सेलिब्रिटीज के, ठीक है, वो रश्मिका मंदाना वाला वो छोड़िए, वो छोटी सी बात है, बट उससे ज्यादा खतरनाक था रविश कुमार वाला,
ठीक है। आपने इतने बड़े पत्रकार को उठाया, ठीक है, उसका पूरा एक वीडियो बनाया, ऑडियो भी ऐसा यूज किया कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाए, और उनसे कुछ टीबी टैबलेट या डायबिटिक टैबलेट ऐसा ही कुछ था, ठीक है, वो टैबलेट सेल करवाने के लिए आपने एडवर्टाइज बना दिया उनके नाम से, ठीक है, उनको पर्सनली आके बोलना पड़ा मैं हूं ही नहीं ये। और तो इस तरह की ये जो डीप फेक वीडियोस हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी है आज इंटरनेट इंटरनेट पे, ठीक है। आप इंस्टा वगैरह स्क्रॉल करेंगे, आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं उनकी वीडियो मिल जाएंगे आपको फेक हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में, ये, और फिर उनका कमेंट सेक्शन खोलोगे तो वो डिसेबल रहता है। समझे? तो ये इस तरह की चीजें, और ऐसा नहीं है, कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर कर भी रहे हैं ऐसे गलत काम, बट कई इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो वो काम कर ही नहीं रहे हैं, बस उनके उनकी आइडेंटिटी यूज करके वीडियोस बन रहे हैं उनके, ठीक है। तो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा थ्रेट है। इट हैज ब्लर्ड द लाइंस बिटवीन व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट। नाउ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग विद a न्यू फॉर्म ऑफ डिजिटल रेगुलेशन। तो अब इस डिजिटल रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करने की जरूरत है ऑनलाइन गेमिंग पर, वेयर मार्केट फेलियर इज बिकमिंग एविडेंट एंड yet देयर इज नो एडिक्वेट रेगुलेशन दिस ऑनलाइन गेमिंग। एक बार तो इसके लिए ना दुबई में स्पेशल कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा था ऑनलाइन गेमिंग के लिए। The online gaming industry in India is predominantly a homegrown startup ecosystem। ठीक है, मोस्टली हमारी खुद की इंडिया की कंपनियां हैं इसमें, कि उनको पता था यहाँ के लोग ज्यादा पागल हैं, ठीक है। एंड जस्ट लुक एट दिस कि दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट ए CAGR ऑफ 27%। ओके, दिस इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, बहुत ज्यादा होती है 27%। This online gaming can add up to $300 billion to India's GDP by 26-27। There is meteoric rise of online gaming, ठीक है, बट कंसर्न्स लेकर आई है काफी सारे, ये जैसे एडिक्शन। कईयों को आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है उनका, उसके बाद भी बैटिंग किए जा रहे हैं, लाइक उसी चक्कर में कहीं इधर उधर की ऐप से लोन ले लेते हैं, और फिर वो सब जो मैंने उन ऐप के बारे में आपको डिस्कस किया था ना, किस तरीके से आपको ब्लैकमेल करती है, कई तो सुसाइड करने को भी मजबूर हो गए हैं। ये मेंटल इलनेस क्रिएट कर रहे हैं, फेसबुक वगैरह के अगेंस्ट यूएसए में कोर्ट केस चल रहे हैं, ठीक है, कि ये टीनेजर्स को खराब कर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, वहां पर केस चल रहे हैं प्रॉपर। सुसाइड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड, प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी कंसर्न, ये सारे कंसर्न लेकर आए हैं ये ऑनलाइन गेमिंग और ये सब चीजें। Money laundering, example of that Mahalakshmi online app, okay. Money laundering and national security concerns are other realities. There is growth of illegal offshore gambling and betting markets। अब इसमें 4 मेजर ट्रेंड देखे जाते हैं साइबर क्राइम में। फर्स्ट इज यूज ऑफ इंटरनेशनल ऑनलाइन बैटिंग साइट्स फॉर पर्पज सच एज मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, दिस इज वन थिंग। सेकेंड, प्राइमरीली आउट ऑफ इनसफिशिएंट रेगुलेशन, ठीक है। और ये सब क्यों चल रही है, ये फॉरेन की जो एप्स हैं ये सब कैसे चल रही है बैटिंग साइट, रेगुलेशन पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा उतना। नो मैकेनिज्म एग्जिस्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन लेजिटिमेट गेमिंग प्लेटफॉर्म एंड इलीगल गैम्बलिंग बैटिंग साइट्स, ठीक है। आपने बस ये देखा कि एक और नई ऐप आई है बैटिंग की, तो चलो इस पे भी अपना लक ट्राई कर लेता हूँ, इस पे टीम बना के देख लेता हूँ, बट डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे आप कौन सी लीगल है कौन सी इलीगल है, देखिए। In addition, the absence of specialized regulatory authority enforcement is lacking। This is the problem main, ठीक है, कि ये एक बात बताइए, जो चीज $300 बिलियन तक का बिजनेस क्रिएट करने का पोटेंशियल रखती है बाय 26-27, ठीक है, एक तो इस डेटा को याद रखिएगा, उसके लिए आप एक स्पेशलाइज रेगुलेटरी अथॉरिटी तक नहीं बना रहे हो। ये आपको एक स्पेशलाइज रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की जरूरत है, तो ये आपके सजेशन में भी इंक्लूड होना चाहिए। Illegal offshore gambling and betting market receives $100 billion per annum in deposit from India and registered a growth rate of 20%। ओके, ये इलीगल ऑफशोर गैम्बलिंग की बात हो रही है, ठीक है, जिनका इंडिया पर कोई सेंटर है ही नहीं, कोई बेस ही नहीं है, ठीक है, वो फॉरेन से ऑपरेट कर रही हैं और इलीगल भी हैं। उसके बाद भी आप डिपॉजिट देखिए कि इंडियंस इन पे गेम खेलने के लिए कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट $100 बिलियन पर एनम। ये बहुत ज्यादा होता है, फिर भी आपने कोई स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी नहीं बनाई है इन सबको रेगुलेट करने के लिए। सो एंड दिस इज ऑल्सो कॉजिंग सब्सटेंशियल लॉस टू द एक्सचेकर, ठीक है। अब क्योंकि ये इलीगल है, ओके, इलीगल है और ऊपर से ऑफशोर भी है, इंडिया में है ही नहीं, ठीक है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो टैक्स अर्न कर सकती थी इस पे, वो भी नहीं कर पा रही है, खुद का भी लॉस करवा रहे हैं। India lost almost $45 billion per annum in taxation due to operations of illegal offshore market। Now, these challenges call for an urgent need for robust regulation। Some state governments attempt to ban online gaming, for example, Tamil Nadu। Okay. However, the inherent cross-border nature and internet make
एनफोर्सिंग सच ए बैन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब तमिलनाडु में आपने बैन तो कर दी ऐप, ठीक है, लेकिन ऑफशोर बाहर से चल रही कई ऐप जो इलीगली चल रही है, या एक और टर्म आता है इसके साथ, डार्क वेब। ठीक है, ये ऐसी वेबसाइट होती हैं जो नॉर्मल ब्राउजर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, ये अंडरग्राउंड टाइप चलती हैं। ये जनरली यूज की जाती हैं ड्रग्स वगैरह परचेज करने में, ठीक है, आर्म्स वगैरह परचेज करने में, इस तरह में। तो ऐसी डार्क वेबसाइट कई सारी इलीगल बैटिंग के लिए भी चलती हैं, ठीक है, जो कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो नॉर्मली नहीं एक्सेस कर सकती। ऑलराइट, तो उस वजह से ये जो बैन आप लगा भी देते हो तो उसको एनफोर्स करना आसान नहीं होता है। ओके, नाउ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इन बैन वगैरह से, कि जो प्लेटफॉर्म ओपनली चलता, कम से कम रेगुलेटेड मैनर में चल रहा होता, इट इज रिप्लेस्ड बाय अनरेगुलेटेड एंड पोटेंशियली हार्मफुल वन। अब वो चीजें अंडरग्राउंड चलने लगी हैं, राइट। तो इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन किए गए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस जो रूल बनाए गए थे 2021 में, कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जाए इनके लिए, ताकि ये जो इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री, वो खुद पे कुछ रेगुलेशंस लगाए रादर देन कि गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करे। यूके ऑल्सो हैज ए सेंट्रलाइज गवर्नमेंट रेगुलेटर, ठीक है, बट इंडिया के पास अभी भी नहीं है। वहां पे काफी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होता है, और उसी वजह से इट हैज लेड टू ए डिक्लाइन इन बोथ डिसऑर्डर्ड गेमिंग एंड मीडियम टू लो रिस्क गेमिंग बिहेवियर। सो नाउ आईएमएफ का क्या कहना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टैक्सेस एंड ए वीक discretionary approach to regulatory enforcement creates the most fertile ground for the proliferation of shadow economy. Okay, 23 हॉटेस्ट ईयर है, तो वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ काफी सारी, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी डे इस साल का हर दिन ने अपना 1 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जो हम मानते हैं 1750 जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, उससे 1 डिग्री ऊपर ही रहा है हर दिन का टेम्परेचर, ठीक है। 84 डेज ऐसे भी थे जब टेम्परेचर 1.5 डिग्री को ब्रीच कर गया, और 4 डेज ऐसे भी आए जब टेम्परेचर 2 डिग्री को ब्रीच कर गया, राइट। और पेरिस क्लाइमेट में हमने टारगेट क्या रखा है अपना, कि हमें 2 डिग्री एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर पॉसिबल हो सके तो 1.5 डिग्री से नीचे रखना है टेम्परेचर। तो हमारा तो अभी से ब्रीच होना शुरू हो गया, ठीक है। ये डेटा मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज कराता हूँ ताकि अब तक ये आपको याद हो जाए। लास्ट में प्रेशर नहीं लेना एग्जाम को, नहीं तो होता है क्या है, फिर आप मार्केट जाके देखिएगा, ठीक है, कुछ कोचिंग निकाल देती हैं फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फिगर वाली एक बुकलेट प्रॉपर, फिर आप वो बुकलेट लेके आओगे, वहां से रट्टा मारोगे। क्लाइमेट के क्वेश्चन के लिए मैं फैक्ट रट लेता हूँ, ओके, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इसके लिए फैक्ट रट लेता हूँ। मत रटो यार, अभी से तैयार करते चलो, बार बार रिवाइज करते चलो, दिमाग में बैठ जाने चाहिए फैक्ट्स। उसी तरह मैंने आपको यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन वगैरह में बताया था, 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है हमारे पास, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, राइट। और इसमें भी ऑलमोस्ट 900 से ज्यादा क्या हैं, ऑटोनमस कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स, ये सब आपका इंट्रोडक्शन बनता है, ये याद हो जाने चाहिए आपको अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ साथ बार बार रिवीजन करके, राइट। इसलिए अगर आप कभी इरिटेट होते हो कि मैं सेम चीज बार बार रिपीट करूं, तो उसके पीछे का मोटिव ये है कि आपके दिमाग में इतना कंटेंट भर दूंगा अगले 8 महीने में कि आपको मेंस में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब ये जो 2023 में टेम्परेचर गया, उसके काफी सारे रीजन थे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, वो सब एक अपनी जगह है, ठीक है। बट इस साल एल नीनो का भी इम्पैक्ट था, जिस वजह से टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहा, ठीक है। 23 वॉज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स, ओके। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एल नीनो, इन सब का इम्पैक्ट था। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो रहा है पूरे ईयर का, ठीक है, डे वाइज नहीं, पूरे ईयर का जो टेम्परेचर रहा है वो रहा है 14.98 डिग्री, दैट इज 1.48 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज, ठीक है। तो हम 1.5 के करीब करीब आई गए। अब इससे रिगार्डिंग मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्फेसाइज किया था आपको, जो प्रीलिम्स में आपसे गलती कराएगा, कि अगर मान लीजिए मेरा 2024 का ईयर का टेम्परेचर, ठीक है, अभी तो 1.48 रहा, ठीक है, 2023 का पूरा ओवरऑल, अगर 2024 का मेरा मान लो कि 1.5 डिग्री को ब्रीच कर भी जाता है, तो क्या मैं ये कहूंगा कि मेरा पेरिस क्लाइमेट का जो टारगेट था वो मैंने मिस कर दिया? नो, ठीक है, नो। याद रखिएगा इस पॉइंट को। सिर्फ एक साल अगर ये टेम्परेचर ब्रीच कर जाएगा, हम ये नहीं कहेंगे हमने टारगेट मिस कर दिया। जब तक ये ओवर द ईयर्स, ठीक है, कम से कम 3-4 साल, 5 साल लगातार ब्रीच ना करें, तब तक हम ये नहीं मानते हैं। एक साल ठीक है ब्रीच कर गया, तो अगले साल उसको मैनेज करने की कोशिश किया, ये नहीं कहोगे आप कि चलिए टारगेट मिस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ग्लोबल सर्जरी की बात तो हमने पहले भी एक बार देखा था, मैं इसको आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी डिस्कस करूंगा एक दिन, ठीक है। ग्लोबल सर्जरी यानी कि एक राइट टू एक्सेस द सर्जरी होता है, बट इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम है, इंडिया क्या सभी डेवलपिंग कंट्रीज में है,
ठीक है। ग्लोबल सर्जरी इट फोकसेस ऑन इक्विटेबल एक्सेस टू इमरजेंसी एंड एसेंशियल सर्जरी especially in low and middle income countries. It prioritizes access disparities and underserved populations in high income countries. High income countries में सर्विसेज अवेलेबल भले ही हो, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है वहां भी। और अब ये एक रिपोर्ट याद रख लीजिएगा, डिजीज कंट्रोल प्रायोरिटीज नेटवर्क रिपोर्ट ऑन एसेंशियल सर्जरी बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, रिमेंबर दिस रिपोर्ट। यूपीएससी कई बार रिपोर्ट्स पूछ लेता है, अब तो थोड़ा कम कर दिया, पहले बहुत पूछता था। चैलेंजेस क्या है? इनएक्सेसिबिलिटी, स्पेशली विलेजेस में जाइए आप, कई लोग हैं जिनको सर्जरी की जरूरत है बट एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, डिजीज बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन। आपको पता है, एक फैक्ट बताता हूँ कि आप आज इंसान की अगर वो देखें ना, इनकम वगैरह, तो इनकम वगैरह किसी की अगर जैसे मान लो कोई फिक्स डिपॉजिट भी कर ले, तो भी 7%, 8%, या अगर सैलरी का इंक्रीमेंट भी देखोगे आप साल भर का, तो इतना ही होता है। ठीक है, 7, 8, 10%, यानी कि आपकी इनकम इस स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जो मेडिकल कॉस्ट है ना, मेडिकल कॉस्ट मेडिकल कॉस्ट आपकी 14% से ग्रो हो रही है हर साल। तो अब ये बताइए कि एक आदमी जिसकी इनकम हिसाब से बढ़ती चल रही है, ठीक है, अब सपोज कीजिए उसकी लाइफ में या उसकी फैमिली में कोई एक मेडिकल डिजीज आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गया, सर्जरी आ गया, तो आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ एक स्टेप दूर है पॉवर्टी में फंसने से? ठीक है, ही विल फॉल इन टू द पॉवर्टी, ही विल फॉल इन द डेट। ठीक है, कर्ज में डूबने से। क्यों? क्योंकि इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है जिस स्पीड से मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है। राइट, तो ये इस तरह के डेटा अपने दिमाग में रखिए, और ये डेटा कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैंने भी सिर्फ ओवर थ्रू आउट द ईयर, ओके, न्यूज़पेपर से ही ये सब चीजें गेन की है, और यही मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरीके से गेन करें। ओके, यूपीएससी की ये जो जर्नी है ना, इसमें ये जो आप नॉलेज एक्वायर करते हैं इसको एंजॉय कीजिए। ओके, डोंट टेक इट एज अ बर्डन कि इतनी सारी बुक्स हैं, इतना सारा है। नो, जस्ट एंजॉय दिस नॉलेज। जब आप अपनी स्टडीज को, अपनी नॉलेज को एंजॉय करने लगोगे तो यूपी से आपको बर्डन नहीं लगेगा। ओके, और जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो आंसर नेचुरली फ्लो होगा आप में। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को ना इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रखें, ना कि लोगों में, कि वो पर्सन ऐसा, ये पर्सन ऐसी। नो, डोंट थिंक अबाउट पीपल। ओके, जस्ट रिमेंबर वन मंत्रा फॉर यूपीएससी, दैट यू शुड नेवर टॉक अबाउट ए थर्ड पर्सन। टॉक तो दूर की बात है, आपके दिमाग में थॉट भी नहीं आना चाहिए किसी थर्ड पर्सन के लिए कभी। यू एंड योर स्टडी, दैट्स ऑल। यही सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। Now, 70% of the global population lack timely access to safe and affordable surgical care. So, remember this point. There is lack of access is tied to disease burden. ठीक है, लैक ऑफ टाइमली केयर, वक्त पर नहीं मिल पाता है। जैसे टीबी एक ऐसी बीमारी है जो अगर वक्त पे पकड़ में नहीं आई ना तो वो बढ़ जाती है। अनसेफ सर्जरीज, लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ सर्जिकल सिस्टम, द डिजीज बर्डन ऑल्सो लीड्स टू एन इकोनॉमिक बर्डन। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट लेकर आई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट हैज प्रोवाइडेड मिलियंस ऑफ सर्जरीज एट जीरो और नेग्लिजिबल कॉस्ट टू बॉटम 40% ऑफ इंडियंस। आगे चलते हैं। सागरमाला, सागर मेला जो है ना, ये एक सागर नाम का आइलैंड है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के पास, उसके उसके उस पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट, जो बंगाली गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, इसको नेशनल फेयर डिक्लेयर किया जाए। बट ये जो आइलैंड है ना, ये पूरी तरीके से इरोजन फेस कर रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है। राइजिंग सी लेवल एंड इरोजन ऑफ बीच इन फ्रंट ऑफ कपिल मुनि टेम्पल ऑन सागर आइलैंड। ठीक है, जबकि वेस्ट बंगाल सीकिंग है नेशनल फेयर स्टेटस। ठीक है, जबकि उसके प्रिजर्वेशन के लिए उतना कुछ किया नहीं जा रहा है। यहाँ पे ये मेला लगता है ऑन दी ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। राइट, द इरोजन अलोंग द गंगा सागर बीच, और टेट्रापॉड्स लगाए जा रहे हैं। टेट्रापॉड्स वही होते हैं जो आपने जनरली मुंबई के बीच वगैरह पे देखे होंगे, इस तरह के सीमेंट मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, इनको डाल दिया जाता है ताकि जो वेव्स आए वो इनसे टकराए, ठीक है, और यहाँ आकर बीच का इरोजन ना करें। ठीक है, मुंबई में वही सब यार, वो फिल्मों में देखा होगा, रोमांटिक कपल्स बैठे रहते हैं। ग्रोइंग कंसर्न, इरोजन ऑफ ए लार्ज स्ट्रेच ऑफ द आइलैंड हैज कम एज एन एम्बेरसमेंट फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। ठीक है, उन्होंने लिखा था लेटर प्राइम मिनिस्टर को कि इसको नेशनल फेयर डिक्लेयर कीजिए। विद द राइजिंग लेवल, rising sea level, water is close to reaching the Kapil Muni temple. Earlier, the temple of Kapil Muni had gone under the sea. Okay. Now,
ये सब मैं बता ही चुका हूँ आपको पिछले 2 दिन में। कश्मीर हो, हिमाचल हो, यहाँ पे बर्फ ही नहीं गिर रही है। तो ये देखिए, ये पूरा सूना सूना पड़ा है। ठीक? तो उनका पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्ट हुआ पड़ा है उससे। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत वगैरह हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, ये क्या होता है? काशी तमिल संगम ऑर्गेनाइज किया जाता है, काशी सौराष्ट्र संगम ऑर्गेनाइज किया जाता है। विकसित भारत बनाना 2047 तक। पंच प्रण लिए हैं गवर्नमेंट ने, तो उसमें से एक प्रण है स्ट्रेंथन दी यूनिटी। तो ये जो तमिल संगम, काशी तमिल काशी संगम, काशी सौराष्ट्र, ये सब इसी का कोशिश है टू स्ट्रेंथन दी नेशनल यूनिटी। हाँ, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे 100 से ज़्यादा जो साइंस में दिए जाने पुरस्कार थे, उन सबको बंद किया और नए अवार्ड लॉन्च किए, दैट इज़ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। द फर्स्ट एवर नेशनल साइंस अवार्ड्स फॉर इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है और एक टीम को भी दिया जाता है, जो पूरी टीम रिसर्च कर रही है किसी पे। ठीक है, 4 कैटेगरीज में दिया जाता है और 300 से ज़्यादा अवार्ड स्क्रैप किए हैं पुराने। ठीक है, और ये नया अवार्ड इंस्टीट्यूट करें। February 28 आपको याद रखना है, नेशनल साइंस डे माना जाता है। ठीक है, इस दिन अनाउंस किए जाएंगे और अवार्ड दिया जाएगा एग्जैक्टली 11 मई को, जो कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे माना जाएगा। क्यों नेशनल टेक्नोलॉजी डे? अब देखिए, डेट याद रहे ना रहे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमने 11 मई क्यों चुना? क्योंकि हमने इसी दिन पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट यू शुड रिमेंबर, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि हमने इसी दिन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन किया था अपना पोखरण में। और अगस्त 23 नेशनल स्पेस डे, क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 ने इसी दिन सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो ये दोनों डेट याद रहे ना रहे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट सिग्निफिकेंस याद रहना चाहिए कि इसी दिन क्यों मनाया जा रहा है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे एंड नेशनल स्पेस डे। टेक्नोलॉजी क्योंकि हमने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया, स्पेस क्योंकि हमने चंद्रयान 3 को लैंड किया। याद रहेगा दोनों पॉइंट, डेट जरूरी नहीं है। यहाँ पर इंडोनेशिया का माउंट मारापी है, ये इरप्ट हुआ है फिर से, बट इतनी बेसिक एक एक चीज नहीं पूछेगा यूपीएससी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया फायर्स द मिसाइल इनटू सी, तो वो ये सब करता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए साउथ कोरिया और जापान को हमेशा टेंशन रहती है इस चीज की। ऐसा नहीं है वो वेपन बना नहीं सकते, वो इनसे बेटर वेपन बना सकते हैं, लेकिन वो लोग चाहते नहीं है इस लफड़े में पड़ना अभी। ओके, यहाँ पर अब देखिए, ये टॉपिक उतना जरूरी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको पूरा पढ़िए, लेकिन यहाँ पे एक टर्म है जो आपको परेशान करेगा एग्जाम में, क्वांटम गेट। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। याद कीजिए 2022 में आपसे बहुत इजी क्वेश्चन किया गया था, क्यूबिट्स। ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो सिर्फ इतना सा ही आंसर देना था कि ये क्वांटम कंप्यूटर की एक यूनिट है। राइट, तो इस तरह के जो लो हैंगिंग फ्रूट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, ये गलत नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो आपका एडवांटेज है। ऑलराइट, अब देखिए, हमें पता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो बिट पे ऑपरेट करते हैं, यानी कि 0 और 1। ठीक है, या तो 0 या तो 1, इसलिए बिट कह रहे हैं। क्यूबिट जो होती है ना, ये पेयर में ऑपरेट करती है, यानी कि 0 1 एक साथ भी आ सकता है, 1 0 आ सकता है, 0 0 आ सकता है, या फिर 1 1 आ सकता है। ठीक है, इसी इसको क्यूबिट। ठीक है, तो ये वाले जो कंप्यूटर्स हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं, ये ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं। ठीक है, एंड चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने एक क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च की थी। क्योंकि देखिए, ये कंप्यूटर जो हैं हमारे पुराने ट्रेडिशनल कंप्यूटर, ये हैक हो जाते हैं। ठीक है, इनका डेटा आप चोरी कर लेते हो, डिक्रिप्ट कर लेते हो। बट ये जो क्वांटम सैटेलाइट्स है ना, अगर इनके साथ आपने छेड़छाड़ करने की कोशिश की इनके डेटा के साथ, तो वो पूरा का पूरा डेटा ही करप्ट हो जाएगा, तो सामने वालों को पता चल जाएगा कि हाँ, इस से छेड़छाड़ हो चुकी है, इसको अवॉइड करना है हमें। राइट, तो उसी में से एक कंसेप्ट निकल के आया, क्वांटम गेट। तो ये क्या होता है? इट इज ए फिजिकल प्रोसेस और ए सर्किट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ क्यूबिट। इस पॉइंट को याद रखिएगा। राइट, ए क्वांटम गेट is a physical process or circuit that changes the state of qubit or collection of qubit। ठीक है, उसी तरीके से एक और कंसेप्ट निकल के आता है सुपरपोजिशन का। सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर एक की पोजीशन चेंज की जाए, ठीक है, तो दूसरे की पोजीशन अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली ये वैसा ही है जैसा जुड़वा 2 मूवी में दिखाया जाता है कि मारोगे आप एक को, दर्द दूसरे को भी होगा उसी जगह पर। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन। राइट, तो इस आर्टिकल से दो कंसेप्ट याद रखिएगा, एक क्वांटम गेट क्या होता है और दूसरा सुपरपोजिशन क्या होता है। ठीक है, बाकी के आर्टिकल में मत जाइए, नॉट इंपॉर्टेंट। चलिए, इंडियन एक्सप्रेस देख लेते हैं। आई नो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट प्लीज बियर विद इट, क्योंकि जरूरी है ये करना चीजें। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उस पेपर में, सो नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको जाने दीजिए। ठीक है, ये भी देख चुके हैं, गुलमर्ग में बारिश नहीं हो रही, क्या बोलते हैं यार,
स्नो नहीं गिर रही है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली के AQI वगैरह ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है NCAP। ठीक है, ये मैं आपके साथ आज रात को ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने टारगेट रखा था इसमें नेशनल क्लीन एक्शन प्रोग्राम में कि 2024 तक हमें अपना पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 जो है इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, लेकिन ये टारगेट फिर शिफ्ट कर दिया गया 2019 में। ठीक है, तो ये 5 ईयर का टारगेट था, लेकिन हम अचीव नहीं कर पाए। 2019 में हमने लॉन्च किया था। ठीक है, लेकिन 5 साल इसके लिए इसके हो गए हैं, तो हमें एक बार इसको रिव्यू कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आज रात को आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में करा दूंगा। आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल से रिलेटेड है। अब देखिए, एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो होते हैं, ठीक है, अब सपोज कि इनको प्रमोशन किया जा रहा है कर्नल रैंक पे। ठीक है, यानी कि अब आपको कमांडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा, आपको आउटपोस्ट पर भी भेजा जाएगा। बट सपोज कीजिए कि ये जो कमांडिंग ऑफिसर है ये स्पेशलिस्ट है, लाइक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेशलिस्ट है, या सपोज कीजिए कि ये साइबर वगैरह का स्पेशलिस्ट है, या स्पेस टाइप की एप्लीकेशंस का स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो फिर इसको कर्नल बना के वहां की आउटपोस्ट पे तैनात करना, ठीक है, तो ये क्या इसके नॉलेज का वेस्ट नहीं है? ठीक है, ये प्रैक्टिस थी अब तक कि अगर आपको प्रमोशन कर दिया गया कर्नल रैंक पे, तो आपको आउटपोस्ट वगैरह पे जाना होगा, कमांड करना होगा। ठीक है, भले ही आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो। बट अब आर्मी ने कहा है कि अगर किसी फील्ड के एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल को प्रमोशन भी किया जाएगा, तो भी अगर वो चाहे वॉलेंटरली अपनी मर्जी से, तो वो अपनी ही फील्ड में रह सकता है रादर देन गोइंग ऑन द आउटपोस्ट। ओके, दिस इज द न्यूज। The officers specializing in the niche technologies like artificial intelligence, robotics, drones can now continue in the same domain on promotion of colonel instead of getting posted out for command assignment. Okay. New HR policy under which the lieutenant colonel approved for promotion to the rank of colonel can voluntarily continue their field of expertise. Okay. पहले इनको कमांड अपॉइंटमेंट्स दी जाती थी, दैट वाज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, बट इसको अब चेंज कर दिया गया। हालांकि ओनली 30 to 40% ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल्स आर अप्रूव फॉर देयर रैंक ऑफ कर्नल। ठीक है, मतलब प्रमोशन सिर्फ 30-40% की हो पाते हैं। ठीक है, इनके एक्सपर्ट डोमेन होते हैं स्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। यहाँ पर आपने बचपन में शटल कॉर्क्स तो देखी होंगी। ठीक है, ये एक होती है फेदर वाली, एक होती है ये नायलॉन वाली। ठीक है, तो ये नायलॉन वाली के बारे में 2-3 बातें जान लेते हैं। पहला तो कि ये जो फेदर वाली होती है ना, इसमें यूज किए जाते हैं डक के फेदर। ठीक है, तो ये बात बन जाती है क्रुएल्टी इन्फ्लिक्टेड अपॉन दी बर्ड्स की। ठीक है, तो नायलॉन जो होती है ना, खिली होगी आप लोगों ने भी, इट ऑल्टरनेटिव रेप्लिकेट द फ्लाइट पैटर्न ऑफ डक और गूज फेदर शटल। अब इससे प्रॉब्लम ये है कि एट हायर स्पीड द सिंथेटिक शटल कॉक ये बकल करना शुरू कर जाती है, डिफॉर्म इनटू द स्क्वायर एंड वाइब्रेट रेडियली। सिर्फ ये बातें, वैसे मुझे लगता नहीं कि इस पे क्वेश्चन आएगा, बट थोड़ा सा जान लोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है, ये शटल टिपिकली वेट 5 ग्राम, जिसमें नीचे जो कॉर्क होता है 1.5 ग्राम और स्कर्ट जो होती है वो 3.5 ग्राम। नाइलॉन शटल एज इट डिफॉर्म, जब ये डिफॉर्म होते हैं अपनी शेप में, तो एयर रेजिस्टेंस इज मच लेस एंड इट बिकम अनस्टेबल। डक शटल्स स्टे स्टिफ नो मैटर व्हाट स्पीड दे आर सब्जेक्टेड टू। द सिंथेटिक शटल्स हैव ए हाई ड्रैग ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एंड सो ऑन। ठीक है, 2-4 पॉइंट थे, कभी आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर NRI विमेन है इंडियन ओरिजिन की। ठीक है, शी एलिज रेप बाय मैन एट 5 स्टार होटल। तो ये बात वहीं आ जाती है, विमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस। ये तो कोई न्यू रिक्रूट भी नहीं थी। शी इज वर्किंग एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ द फर्म वाइल अक्यूज वाज द CEO। ओके, तो विमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस का इशू आ जाता है। यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट स्किल ट्रेनिंग दे रही है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। क्यों दे रही है? ताकि इनकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ सके। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक चाइना, सॉरी जापान, ओके, इजराइल एंड सो ऑन। तो अगर हमारे लोगों को, हम अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर को बहुत अच्छी स्किल्स देंगे तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बेटर हो सकती है। ठीक है, तो ये इस कुछ सजेशंस हैं, जैसे कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएंगे लेबर चौक कंस्ट्रक्शन साइट पे टू एम्पावर आवर वर्कर्स फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, दुबई वगैरह हम जानते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने में फेमस है। कतर ने अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था, तो स्टेडियम वगैरह बनाए। ठीक है, वहां इंडियन वर्कर्स ही थे मेजोरिटी में। राइट, तो स्किल्स देना अच्छी बात है। आज आर्मी डे है, तो आर्मी से रिलेटेड काफी सारी बातें हैं। तो यहाँ पर बस एक असॉल्ट राइफल का नाम है उग्राम, युग्राम। ठीक है, DRDO ने बनाई है। अब देखिए, आर्मी से रिलेटेड यानी कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब मैं आपको एक ही बार में किसी मेंस वीडियो में बना के क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन यानी जैसे थिएटर कमांड की बात की जा रही है आजकल, ये थिएटर कमांड वगैरह हमें बनाने हैं। इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो बन ही चुका है, लेकिन इसको लेकर भी अभी काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। ठीक है, अभी तक उतना सेटल नहीं हो पाया है।
ठीक है। तो इसमें डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी अलग अलग डायमेंशन है, वो सब मैं आपके साथ एक बार में डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे पूरा बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो, एक लेक्चर में हो जाएगा वो 1 घंटे में। ओके, कल भी हमने इसकी बात की थी, मैंने जो मेंस पे लेक्चर बनाया है विलेज का, उसमें ठीक है मैंने आपके साथ मेंशन की थी पीएम जनमन। ठीक है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर होने का मतलब है 100% फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और किसके लिए चलाई जा रही है? पीवीटीजीस के लिए। पीवीटीजीस कितने स्टेट्स में मिलते हैं हमारे यहाँ? 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। ओके, टोटल कितने पीवीटीजीस है हमारे यहाँ? तो 78। और सबसे ज्यादा पीवीटीजीस हमें कहाँ मिलते हैं? उड़ीसा में। ठीक है, बस इतनी बातें याद रख लीजिए। ये सब छोड़िए, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर। नो, ये आप इनको जानते ही होंगे, जे साईं दीपक, ये रिलीजन को लेके अधिकतर चीजें लिखते हैं, बट ऐसे कुछ आपके काम की नहीं है यूपीएससी में। ओके, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देखिए हमें करना है अपनी पूरी इकोनॉमी का डिकार्बोनाइजेशन। राइट, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, डिकार्बोनाइज करना है इसको। ठीक है, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, डिकार्बोनाइज करना है, या चाहे हमारा एनर्जी सेक्टर हो। एनर्जी सेक्टर में सब आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें इनका भी डिकार्बोनाइजेशन करना है। ठीक है, बट कैसे करेंगे ये? तो इनका कहना है कि देखिए ये सोलार विंड वगैरह वो सब अपनी जगह ठीक है, न्यूक्लियर को भी हमें प्रमोट करना वो भी ठीक है, बट अगर सबसे बढ़िया कोई चीज़ है तो वो है ग्रीन हाइड्रोजन। और आप मैं अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हैं तो आपने देख लिया होगा, सुबह मैंने इसके रिगार्डिंग एक पोस्ट किया है कि आज रात को हम ग्रीन हाइड्रोजन को ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले तो मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट शेयर करूंगा ताकि आप जान सकें कि हमें कुछ फैक्ट्स जो हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। देखिए, दो चीजें याद रखिए, एक तो इंडिया के पर कैपिटा एमिशन, ठीक है, और दूसरा है क्यूमुलेटिव एमिशन। यानी कि 1750 जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ वर्ल्ड ओवर में, तब से लेकर आज तक हमने टोटल कितने एमिशन किए हैं, ये दो फैक्ट अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ठीक है, तो पर कैपिटा एमिशन इंडिया का है जस्ट 1.9 टन। देखिए, जबकि वर्ल्ड का एवरेज है 5 टन। ठीक है, पर कैपिटा एमिशन, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, जस्ट 1.9 टन और वर्ल्ड का एवरेज है 5 टन। यानी कि हम वर्ल्ड पे ग्लोबल एवरेज से काफी कम एमिशन कर रहे हैं, फिर भी इंडिया पे प्रेशर बनाया जाता है हमेशा, ट्रांजिशन कीजिए, ग्रीन एनर्जी एंड ऑल। ठीक है, रही बात क्यूमुलेटिव एमिशन की, तो आज तक हमने क्यूमुलेटिव एमिशन में वर्ल्ड का जो टोटल एमिशन हुआ है सिंस इंडस्ट्रियल एमिशन, हमने सिर्फ 3% एमिशन किए हैं, जबकि यूएसए ने 25% किए हैं। ठीक है, ये दो चीजें याद रख लोगे ना, पर कैपिटा एमिशन जस्ट 1.9 टन, जबकि वर्ल्ड का एवरेज 5 टन। क्यूमुलेटिव एमिशन इंडिया का जस्ट 3% और यूएसए का 25%। ठीक है, उसके बाद भी हमें क्या प्रेशराइज किया जाता है कि यहाँ पर ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आए थे कॉप 28 में, तो वहां पर इन्होंने इंडिया को एलिज किया कि देखिए आपके कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो हुए हैं ना 23 में, वो 3 गीगाटन रहे हैं, जो कि 2022 के एमिशन से 8% हाइयर है। यानी आपने अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंडिया ने 2023 में रिड्यूस नहीं किए, आपके एमिशन और ज्यादा बढ़ गए हैं बाय 8%। ठीक है, और चाइना के बढ़े हैं पिछले साल एमिशन सिर्फ 4%। यानी आपने चाइना से डबल स्पीड से एमिशन किए हैं, तो हमने चाइना से डबल स्पीड पे किए होंगे, दैट इज ओके, बट एब्सोल्यूट टर्म में भी देख लो एक बार। एब्सोल्यूट टर्म में हमारे जो हुए हैं एमिशन, एब्सोल्यूट टर्म में हमारे कितने हुए? सिर्फ 3 गीगाटन। चाइना के एब्सोल्यूट टर्म में 4 गीगाटन है, हमसे 4 टाइम्स ज्यादा। ओके, तो सिर्फ ये मत देखिए कि हमारा 23 में ग्रीन हाउस गैस एमिशन 8% बढ़ा है, चाइना का 4% बढ़ा है, बट एब्सोल्यूट टर्म में भी देखिए कि हमारा अभी भी सिर्फ एनुअल एमिशन कितना हुआ है पूरे साल? 3 गीगाटन, और चाइना का कितना हुआ है? 12 गीगाटन। ओके, तो ये 3 पॉइंट याद रख लोगे। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने आपके साथ अच्छे से एम्फेसाइज कर दिए क्योंकि मैं चाहता हूं ये डेटा आपके दिमाग में रहे। ठीक है, पर कैपिटा, क्यूमुलेटिव एमिशन, और ये रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट कह रही है कि हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2023 में बढ़े हैं 8% से। ठीक है, और चाइना के 4% से बढ़े, बट क्यूमुलेटिव में हमारे 3 गीगाटन ही हैं और चाइना के 12 गीगाटन। ठीक है, तो ये दो, ये कंसेप्ट, ये चीजें मैंने आपको यहाँ से दे दी। अब बात करते हैं कि 76% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन वर एमिटेड बाय द एनर्जी सेक्टर। ठीक है, एनर्जी सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है, तो 76% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुए हैं वो एनर्जी सेक्टर से हुए हैं,
फिर 13% हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से और 8% हुए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमें तीनों को डिकार्बोनाइज करना है धीरे धीरे। एग्रीकल्चर सेक्टर वो 13% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है ग्रीन हाउस एमिशन में, इंडस्ट्रियल सेक्टर 8% कंट्रीब्यूशन कर रहा है और एनर्जी सेक्टर 76% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सो ऑन। ओके, और उसी तरीके से हमें ये जो हमारा एनर्जी सेक्टर में एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, ठीक है, तो वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से कर लेंगे। दूसरा हो गया उसी में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया अभी तक पूरी पिक्चर आर्टिकल की? Now, the energy sector includes power generation, okay, as well as transport and generation of iron, steel वगैरह का production. ठीक है, तो reduction in the use of fossil fuel can be easily done. ठीक है, कोल एंड गैस प्लांट को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए सोलार, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर से, तो वो वहां से अचीव कर लोगे आप। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी आप अचीव कर सकते हो बाय अडॉप्टिंग दी इलेक्ट्रिक व्हीकल। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल आप टू व्हीलर, थ्री व्हीलर के केस में तो इजिली अडॉप्ट कर पा रहे हो, बट फोर व्हीलर में नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी बैटरी से आप ऐसे चेंज थोड़ी कर सकते हो ओवर द काउंटर कि आप कहीं पे रुके, अपनी डिस्चार्ज बैटरी दे दी और उसकी चार्ज बैटरी उठा ली। गैस सिलेंडर की तरह नहीं कर सकते ना आप यहाँ पे। ओके, सो फोर व्हीलर के लिए हमें चाहिए एक वेल स्प्रेड आउट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि हर कुछ किलोमीटर पे हमें एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। बट अगेन फोर व्हीलर में भी कर लोगे, बट जो हैवी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं, उसमें करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बैटरीज आर नॉट फिजिबल सॉल्यूशन फॉर दैम। उसी तरह एविएशन सेक्टर, एरोप्लेन वगैरह की बात करें तो एविएशन सेक्टर में भी अभी तक एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाना दूर की बात रही है, अभी तक नहीं बना पाए। So replacement of fossil fuel in the industrial sector is a problem because the industrial sector requires a constant supply of intense heat like aluminium, iron, steel production में। ठीक है, तो अब हम कहाँ से लाएंगे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए? तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है ग्रीन हाइड्रोजन। हाई इंटेंसिटी हीट देगा और कांस्टेंट सप्लाई देगा, सोलर विंड की तरह नहीं कि कभी दिया कभी नहीं दिया। सो प्रोडक्शन, अब देखिए अगेन ग्रीन हाइड्रोजन पे भी आपको लिस्ट में जाइए, आपको ग्रीन हाइड्रोजन पे मेंस 450 प्लस में पूरा डिटेल लेक्चर मिल जाएगा, वहां से अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, जो न्यू चीजें होंगी वो ऐड करते रहना, इसलिए कह रहा हूँ कि A4 साइज शीट के प्लेन पेपर्स लेकर आओ, उस पे अपने नोट्स बनाओ, और जो भी न्यूज़पेपर में नई चीजें आती हैं उनको एडिशन करते चलो। खुद के हैंड रिटन नोट्स ही काम आएंगे आपको अल्टीमेटली एग्जाम में, जब मेन सर पे होगा, कोई कोचिंग का मटेरियल आपको काम नहीं आएगा। प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ग्लोबली इज लेस देन 1% टुडे। ठीक है, अभी प्रेजेंट में ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो लेस देन 1% है। सो इट नीड्स एम्पल क्वांटिटी ऑफ ग्रीन पावर एंड ऑल्सो वाटर। हमने टारगेट सेट किया इंडिया में ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। ये मैंने उस लेक्चर में समझा दिया मीन्स 450 में डिटेल में। ठीक है, तो अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाती है, तो उस रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने के लिए 25 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी हमें कंज्यूम करनी पड़ेगी। बट बात यह है कि अभी हमारा जो सोलार विंड से प्रोडक्शन है ना, वो जस्ट 116 गीगावाट है, राइट। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, क्योंकि पाइपलाइन से अगर आप करोगे तो वो ब्रिटल हो जाएंगी ओवर टाइम। स्टोरेज भी उसका एक इशू है। ठीक है, हाई एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास, ओके, लो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। सो वी नीड ह्यूज कंटेनर्स टू स्टोर, अनलेस कि उसको प्रेशराइज किया जाए, प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में। अब अगर आप प्रेशराइज करोगे इसको लिक्विड फॉर्म में, तो उसके लिए भी तो आपको एनर्जी लगेगी ना। ओके, तो फिर उसका पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा कि एक एनर्जी को स्टोर करने में आपको और एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। Power sector emit only about 39% of carbon dioxide that we need to simultaneously pursue other avenues as well like electric vehicle, green hydrogen, so on. Okay? और क्योंकि हमारा नेट जीरो को बनने का टारगेट है बाय 2070। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है, इम्पोजिशन कर रखा है, कस्टम ड्यूटीज लगा रखी है। ठीक है, जो इंपोर्ट करते हैं हम सोलर पैनल वगैरह। उसके अलावा लिस्ट बना रखी है कुछ अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स की कि आपको यहीं से खरीदना है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि या तो हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हैंड होल्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर लें, कि हम फॉरेन से आने वाले सोलर पैनल पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाएंगे ताकि होम ग्रोन इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सके। तो या तो आप उनको हैंड होल्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर लो, या फिर आप ये सोचो कि बस हमें तो अभी लो कॉस्ट मॉड्यूल्स चाहिए ताकि रैपिड ग्रोथ की जा सके रिन्यूएबल कैपेसिटी में। तो ये आपकी मर्जी है कि आप क्या चॉइस सेलेक्ट करते हो गवर्नमेंट। ओके, स्टेट्स को जरूरत है लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को सिंपल बनाने की, टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट्स टू दी रिन्यूएबल जनरेटर्स, एक्सेस टू द ग्रिड हैज टू बी एंश्योर्ड, रूफटॉप सोलर पावर को प्रमोट करना चाहिए, एटसेट्रा। ओके, यहाँ पर ये पायरेट्स का रिसर्जेंस हुआ है फिर से। अब देखिए एक बार जरा ये डायग्राम को समझिए। ठीक है, ये है पूरा वो अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, यहाँ पर है यमन,
यहाँ पर है ओमान। ठीक है, ये है हमारी पर्शियन गल्फ। दिस इज नोन एज गल्फ ऑफ एडन। ये मैं इसलिए बनाता हूँ बार बार ताकि आपको इसी तरह की प्रैक्टिस हो, ये नहीं कि बार बार मैप दिखा के, मैप भी चलो दिखा देंगे बट बात ये है कि आपको वहाँ एग्जाम में बनाना इसी तरीके से है खुद ही। ठीक है, ये है हमारा रेड सी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाता है बाब अल मंडेब। और ये जो रीजन है ना ये कहलाता है पूरा सोमालिया। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक इतना बड़ा एरिया है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुका है, नोन एज सोमालीलैंड। अब ये जो सोमालिया है ना पूरा पूरा ये इतना जो भी वर्ल्ड रिकग्नाइज करता है, कि सोमालीलैंड को रिकग्नाइज नहीं किया है किसी ने। ठीक है, तो ये जो सोमालिया है यहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव रहता है, अल शबाब। ठीक है, अल शबाब। तो ये काफी सारे अटैक कर रहा है यहाँ पर। पहले तो मैं आपको मैप दिखा देता हूँ तब समझोगे। ये है आपका पूरा सोमालिया। ठीक है, जो अभी वर्ल्ड रिकग्नाइज करता है पूरा। ठीक है, उसमें से इतना वाला जो एरिया है यहाँ तक का, ये अलग हो गया। राइट, इसने क्या कहा, मैं हूँ सोमालीलैंड, मुझे रिकग्निशन दो। बट किसी कंट्री ने इसको अभी तक दिया नहीं है। अब मैंने आपको एक वीडियो दिया था रेड सी पर मेंस 450 में बना के, उसको अच्छे से कर लेना। मैंने उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है लोकेशन वाइज जो आपको एग्जाम में काम आएंगी, प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम भी डिस्कस किए थे जो कि जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये पूरे सोमालिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, अल शबाब। ठीक है, अब इथियोपिया ने इसके साथ एक डील की थी क्योंकि इथियोपिया हो गया लैंडलॉक। ठीक है, उसका ऊपर एरिट्रिया नाम का देश है वो अलग हो गया तब से। ठीक है, तो इथियोपिया हो गया लैंडलॉक। तो लैंडलॉक होने की वजह से इसको चाहिए था पोर्ट का एक्सेस, तो इसने सोमालीलैंड के साथ एक डील की कि आप मुझे यहाँ पे अपने पोर्ट का एक्सेस दीजिए, और सोमालीलैंड ने कहा आप बदले में मुझे रिकग्निशन दीजिए कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ। ठीक है, तो ये अल शबाब को पसंद नहीं आई, इसने दोनों को वार्निंग दी, इथियोपिया को भी और सोमालीलैंड को, कि मैं आप दोनों पे अटैक करूंगा अगर इस तरह की हरकत करोगे तो। ओके, तो ये अल शबाब का इन दोनों पे अटैक है। तो पहली बात तो याद रखिए कि अल शबाब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एक्टिव है, सोमालिया में। ठीक है, जैसे हाउदी रेबल्स कहाँ एक्टिव है, यमन में। हिजबुल्लाह कहाँ एक्टिव है, लेबनान में। इस्लामिक स्टेट कहाँ एक्टिव है, अफगानिस्तान में। अलकायदा कहाँ एक्टिव है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में। राइट, तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग में आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो सोमालीलैंड है ना इसका पोर्ट है बेरबेरा। अब ये सब प्रीलिम्स में आपको पूछा जाता है। ये रहा वो पोर्ट, तो ये रहा इथियोपिया। इथियोपिया ने डील की कि ये रही मेरी लैंडलॉक बॉर्डर। ठीक है, मुझे चाहिए पोर्ट का एक्सेस। सोमालीलैंड ने कहा कि मैं हूं इतना, मैंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस सोमालिया। ठीक है, तो आप मुझे रिकग्नाइज कर लीजिए कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूं, और मैं आपको एक्सेस दे दूंगा पोर्ट का ताकि आप वर्ल्ड से ट्रेड कर सकें। ठीक है, और ये रही हमारी गल्फ ऑफ एडन। तो अब ये जो ये पायरेट्स वगैरह हैं ये सब इस पे अटैक करते रहते हैं यहाँ पर। राइट, ये देख लीजिए अपना सोमालीलैंड। ठीक है, ये देख लीजिए बेरबरा। ठीक है, इस पोर्ट का नाम मुझे मुझे पूरा यकीन है ये पोर्ट का नाम आपसे जरूर पूछा जाएगा। अब इन लोगों ने क्या किया है, ये जो अल शबाब टाइप के लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ पे हाथ मिला लिया ये यमन में बेस हाउती रेबल से, और पूरे इस गल्फ ऑफ एडन में आतंक मचा के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अब तक स्टोरी समझ में आ गई पूरी। चलिए, अब ये अभी ना एक शिप था, यहाँ पर शिप का नाम क्या है, लीला नॉरफोर्क। ठीक है, इसको पायरेट्स कैप्चर कर रहे थे, तो फिर इंडियन नेवी ने इंटरफेयर किया, वार्निंग दी निकल जाओ यहाँ से, तो ये लोग छोड़ के फिर भाग गए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ना पूरा लाइव स्ट्रीम किया गया फ्रॉम द ड्रोन, और ये पूरे सोशल मीडिया पे पॉपुलर हुआ कि इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड द डिजर्व प्रेज फॉर द प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स। दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैपेबिलिटी टू डिलीवर द सिक्योरिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पे रिसर्जेंस हो रहा है पायरेसी का। ठीक है, अटैक किए जा रहे हैं मर्चेंट शिप पर। ओके, रीजनल नेवीज आर स्ट्रगलिंग टू कीप अप नाउ। अब ये जो हाउदी रेबल्स जो हरकतें कर रहे हैं ना इसका फायदा उठा रहे हैं पायरेट्स। नाउ पायरेट्स आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द सिक्योरिटी शिफ्ट फ्रॉम द गल्फ ऑफ एडन टू द रेड सी। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया, ये अभी पूरे वर्ल्ड का ध्यान ना यहाँ, ये जो रेड सी है ना इधर ध्यान चला गया वर्ल्ड का, इधर ध्यान दे रहे हैं सब लोग। ठीक है, यहाँ पर यूएस यूके के शिप यमन पे अटैक भी कर रहे हैं हाउती रेबल्स पे, तो यहाँ गल्फ ऑफ एडन में अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा ज्यादा, तो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये जो पायरेट्स होते हैं यहाँ के लोकल। ठीक है, इस गल्फ ऑफ एडन में ये लोग ज्यादा एक्टिव हो गए। नाउ द एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हैव फेल्ड टू डिसाइसिवली एड्रेस सोमालियाज पायरेसी प्रॉब्लम।
ठीक। अब मैंने जब आपके साथ रेड सी वगैरह डिस्कस किया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कुछ इस तरीके की हैं कि वो लोग करें तो करें क्या, उनके पास कोई काम नहीं है तो वो यही सब करते रहते हैं, पायरेसी वगैरह। ठीक है, तो जब तक उनके सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोमालिया की लॉ एंड ऑर्डर, ये सब स्टैब्लिश करने में मदद नहीं करेगी ग्लोबल कम्युनिटी, तब तक ये पायरेसी चलती रहेगी। ठीक है, वो उनके लिए लाइवलीहुड बन चुकी है। Now, in recent year, international maritime presence in the Gulf of Aden has progressively fallen. क्यों? क्योंकि सबकी प्रेजेंस किधर चली गई? ऊपर की तरफ, रेड सी में। ठीक। टर्मिनेशन ऑफ नाटोस एंटी पायरेसी मिशन इन 2016, ट्रंप ने काफी सारी चीजें ऐसी की थी कि हमें कोई जरूरत नहीं ग्लोबल पुलिसिंग करके अपने खर्चे बढ़ाने की। अदर थ्योरी इज दैट पायरेट्स एंड द मिलिटेंट्स आर एक्टिंग इन कंसर्ट। ठीक है, हाउदी रेबल्स वाले, ये दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं कि हम उधर ध्यान भटका के रखते हैं, आप इधर परेशान कीजिए, ट्रेड नहीं होने देंगे अपन इन कंट्रीज का। Al Shabaab in Somalia joined hands with the Houthis in the Red Sea. इथियोपिया, सोमालिया मैंने आपको दिखाया। सोमालिया क्या है? ब्रेक अवे प्रोविंस है सोमालिया का, दैट डेक्लेयर सोमालीलैंड, सॉरी, दैट डेक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कंट्री इन 1991, बट सोमालीलैंड को कोई वर्ल्ड में रिकग्नाइज नहीं करता है। तो इसने ऑफर किया लैंडलॉक्ड इथियोपिया को एक्सेस टू सी इन रिटर्न फॉर द कंट्रीज रिकग्निशन ऑफ सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। Now, recently this Al-Shabaab, it threatened Ethiopia and Somaliland, calling the jihad attack against the both. It is an attempt by Al-Shabaab to highlight the disruptive potential to the European state, कि हमारे पास पोटेंशियल है आपके ट्रेड को डिसरप्ट करने का, एंड इंक्लाइन टू रिकग्नाइज सोमालीलैंड, ताकि ये दूसरी कंट्रीज को एक वार्निंग दे रहा है कि रिकग्निशन मत देना सोमालीलैंड को, अदरवाइज वी दी अल शबाब, हमारे पास पोटेंशियल है कि हम आपका ट्रेड डिसरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ यूएई और सऊदी अरेबिया को भी वार्निंग दे रहा है, जो कि ये जो सोमालीलैंड का पोर्ट है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। इंटरनेशनल फिशिंग वेसल्स कंटिन्यू टू इलीगली एक्सप्लॉइट फिश ऑफ सोमालिया कोस्टलाइन। अब देखिए, सोमालिया, इनके पास वैसे लाइवलीहुड का इशू है कि कुछ काम नहीं है। अब उसमें अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी बड़ी शिप्स आकर इलीगली उनकी फिशिंग भी कैप्चर करने लगे, ठीक है, वहां पे फिश लेने लगे, तो फिर ये जो वहां के लोकल हैं वो क्या करेंगे? वो पायरेसी करेंगे फिर। तो इंटरनेशनल फिशिंग वेसल कंटिन्यू टू इलीगली एक्सप्लॉइट फिश ऑफ सोमालिया कोस्टलाइन एंड फॉरेन फिशिंग वेसल्स स्टिल हार्वेस्ट टूना। टूना एक फिश होती है, स्टॉक इन सोमाली वाटर्स। राइट। तो ये दो तीन रीजन है जिस वजह से ये लोग थोड़ा वेस्टर्न के अगेंस्ट एक्टिव हो गए। ओके, श्रीलंका, ये यहाँ पे ना ड्रग वगैरह को बर्स्ट करने के लिए यूएन ने इस पे एलिगेशन लगाए कि काफी ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है। ठीक है, इन द नेम ऑफ कि मैं तो ड्रग्स वगैरह को रोक रहा हूँ जाने से। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एज वेल एज अर्बन, दोनों स्कीम को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, कुछ पैसे वैसे बढ़ाए जाएंगे, न्यू वर्जन लॉन्च किया जाएगा इनका। जैसे अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जाता है? 1.2 लाख फॉर प्लेन एरियाज, 1.3 लाख फॉर हिली एरियाज। ओके, और हिली एरियाज में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जम्मू कश्मीर तो आते ही हैं, लद्दाख, उसके अलावा डिफिकल्ट एरियाज ऑफ इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट भी आती है, ये याद रखिएगा। कैश सपोर्ट बढ़ाया जाएगा, 2.39 लाख तक किया जाएगा। उसी तरह पीएम जनमन है, पीवीटीजीज को हाउसिंग और ये सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, इट विल लॉन्च ए रिवैम्प अर्बन फ्लड अफोर्डेबल हाउसिंग। ठीक है, इस स्कीम को भी रिवैम्प किया जाएगा। अब ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट यूएसए में बढ़ गया है। ठीक है, काफी तेजी से बढ़ा है, इनफैक्ट 2.5 टाइम्स बढ़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आज सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ये सब बना रहे हैं और हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएस जंप्ड ओवर टू फोल्ड up to $6.6 billion. This is all-time high electronics export from India, while the share of electronics imported from China into the US market has declined. Okay, करीब 2.253% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल 2.6 बिलियन का था, इस साल 6.6 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किया हमने यूएसए को, सो दैट इज गुड थिंग। नाउ यहाँ पर कोई चीज बनती है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो उसकी पूरी टेस्टिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, टेस्टिंग दो तरीके से होती है, एक होती है पैरेलल कि उसके सारे कंपोनेंट्स को आप साइमल्टेनियसली टेस्ट कर लो। ठीक है, एक होती है सिक्वेंशियल कि पहले एक स्टेज आपने टेस्ट कर लिया, हाँ सही ऑपरेट करी, फिर अगली स्टेज चेक की, फिर थर्ड स्टेज चेक की। ठीक है, तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है सीक्वेंस से जब गुजरना होता है। पैरेलल यानी सभी टेस्टिंग साथ में हो जाए तो आपका प्रोडक्ट जल्दी टेस्ट हो जाता है और मार्केट में जल्दी जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है पैरेलल टेस्टिंग को। ठीक है, इट हैज अलाउड पैरेलल टेस्टिंग ऑफ 64 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एज पर द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वेदर इंपोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड लोकली are required to mandatorily test it and need security approval by BIS before deployed in the final product and sold to consumer. Parallel testing of components, moving away from the system of sequential testing.
The parallel testing, different components are simultaneously tested. ओके, अब ये कंप्लीट की जाएगी विद इन 30 वीक्स। पहले इसमें लग जाते थे 16 से 21 वीक। ओके, बाकी की स्पोर्ट्स न्यूज़ है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड डू गिव ए लाइक एंड डू पोस्ट योर कमेंट। इससे होता कुछ नहीं है, बस इतना है कि हमें एक श्योरिटी मिलती है कि कितने लोग हैं जो लेक्चर को पूरा देख रहे हैं एंड रेगुलरली देख रहे हैं। ओके, सिर्फ उतना ही बेनिफिट होता है और कुछ नहीं। ऑलराइट, एंड मेंस 450 प्लस के लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो डू ज्वाइन आवर पेड प्रोग्राम, ओके, which include the prelims revision series as well. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.